नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये हमें पहले से पता है कि डीएनए एक मास्टर मॉलिक्यूल है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं जीन के फॉर्म में। हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, उसको गवर्न करने की कैपेबिलिटी भी डीएनए के पास होती है। तो आइए स्टडी करते हैं इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को। सबसे पहली बात कि डीएनए एक्चुअली है क्या। तो डीएनए जो है ये एक पॉलीमर है। डीएनए एक पॉलीमर है और किसका पॉलीमर है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। यानी बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में यूनाइट हो जाते होंगे और बनाते हैं क्या? डीएनए। मीन्स व्हाट? अगर हम इसको माने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन, बहुत सारे आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएं एंड सो ऑन, तो ये एक पॉलीमर होगा किसका? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। और डीएनए एक्चुअली है क्या? इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। चलिए, तो फिर और आसानी से इसको कैसे समझ सकते हैं पॉलीमर को? जैसे एक वॉल ब्रिक्स से बनी होती है, यानी छोटी छोटी ब्रिक्स मिलकर के एक बड़ी वॉल बना लेती हैं। तो ब्रिक्स जो है वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर? मोनोमर। और वॉल जो है वो पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स कहलाएगी। दैट्स सिमिलरली डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो हमें 3 सब कंपोनेंट मिलेंगे। और वो कौन से कंपोनेंट हैं? पहला कंपोनेंट इसका होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग एक मोनोसैकेराइड है, जिसके एग्जांपल डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबो शुगर होंगे, आरएनए के केस में राइबो शुगर होगा। दूसरा कंपोनेंट है वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस। आप जानते हो प्यूरिन्स और पिरामिडीन ये दोनों नाइट्रोजनस बेस के दो कैटेगरी है। तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फेट रेडिकल। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आइए एक एक कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैंने आपको बताया अभी कि ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है, जिसके 2 एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं हम लोग। दैट इज राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये आपको आरएनए के केस में केवल मिलेगा और ये आपको केवल डीएनए के केस में मिलेगा। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर समझते हैं कि राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम राइबो शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन से जुड़ी ऑक्सीजन एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में यहां पर लोकेट होता है। आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, कार्बन नंबरिंग। दिस इज द फर्स्ट नंबर कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। अभी इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस तरह प्रेजेंट है OH, H, H, OH, H, OH। यहाँ पर प्रेजेंट है CH2, OH। तो यहाँ पर
H, तो ये 5th नंबर का कार्बन हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर का। अब अगर इसकी बात करें डीऑक्सी राइबोस शुगर की, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना कि डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का निकलना हो रहा होगा। तो अगर आप ये जो सेकंड पोजीशन आप देख रहे हो ना राइबोस शुगर की, जहां पर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हालांकि आप यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां पर। इनमें से सेकंड पोजीशन पर जो प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहां से ऑक्सीजन निकल जाए तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर का। सेम स्ट्रक्चर OH H, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, और मैंने सेकंड नंबर पे क्या कहा था? सेकंड नंबर कार्बन पर यहां पर H प्रेजेंट है और पहले क्या था? OH। यहां से ऑक्सीजन निकल गई तो यहां पर अब क्या बचा? H। यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है H OH और यहां पर प्रेजेंट है CH2OH एंड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर। अगर इसमें हम कार्बन नंबर देखते हैं तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 C5। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाइड्रोजन 10 हो गए। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 O5। यहां पर क्या हो गया है? एक ऑक्सीजन निकल गया है, तो आप यहां पर लिख सकते हो C5H10O4। दिस इज द फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। ये तो बात हो गई एक कंपोनेंट की, दैट इज पेंटोस शुगर। दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, आइए अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली है क्या? नाइट्रोजनस बेस एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी रिंग में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया, ये हेटेरोसाइक्लिक है। आपको पता है इसकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो डबल रिंग स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स। और दूसरी होती है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाली, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडीन। यहां पर एग्जांपल आपने सुन रखा होगा एडिनिन, ग्वानिन, और यहां पर सुन रखा होगा थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। हालांकि डीएनए के केस में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता है, केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब आइए प्यूरिन के हम बैकबोन स्केलेटन की केवल बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बहुत ही आसान है, एक बार में आपको आ जाएगा। ऐसे दो नाइट्रोजन आप यहां पर जोड़िए, फिर इस तरह से, यहां पर एक इस नाइट्रोजन के पास आप हाइड्रोजन लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। ये बैकबोन स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों में ही ये बैकबोन स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होगा। अब पिरामिडीन की अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन इज सो सिंपल। यहां पर आपको दो जगह पर नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अब इसकी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। इसकी अगर नंबरिंग की बात करें
तो आप ये देखिए फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स, इधर आएंगे 7, 8 एंड 9। ओके, यहां की बात कर अच्छा, अब ये जो 9th पोजीशन आप देख रहे हो ना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी न्यूक्लियोटाइड में प्यूरीन प्रेजेंट है एज ए नाइट्रोजनस बेस, मींस चाहे एडेनिन प्रेजेंट है चाहे ग्वानिन, आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ अटैच होते हैं, फास्फेट के साथ भी अटैच होता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट आपस में अटैच होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये जो 9th पोजीशन है, अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड में प्यूरीन है एज अ नाइट्रोजनस बेस, तो उस प्यूरीन का किस नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि अगर प्यूरीन है, अगर प्यूरीन एज अ नाइट्रोजनस बेस है, तो इसका N9 नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये कौन सा बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हालांकि ये इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि अगर प्यूरीन है तो प्यूरीन में 9th पोजीशन का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम बात कर लें पिरामिडिन केस में, तो यहां पर काउंटिंग कर देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन। तो अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड में पिरामिडीन है एज ए नाइट्रोजनस बेस, तो इसके किस नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है? तो यहां पर N1 यानी फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए, दोबारा मैंने आपको जो बताया अभी कि नाइट्रोजनस बेस भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड के, जो कि एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिनके दो मेजर ग्रुप है, दैट इज प्यूरीन जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होगा। दूसरा है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाला, दैट इज पिरामिडिन, जिसमें थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है, जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर प्यूरीन प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, तो प्यूरीन के 9th पोजीशन का नाइट्रोजन डीऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। ये अभी आप समझेंगे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट इसको आप जरूर दीजिएगा। और पिरामिडिन के केस में फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो, आपको ऐसे ही याद रखनी है, आईयूपीएससी के हिसाब से आपको ऐसे नंबरिंग याद रखनी है। तो फिलहाल ये तो बात हो गई नाइट्रोजनस बेस की, हमने बात कर ली पेंटोज शुगर की। एक छोटा सा जो सब कंपोनेंट है दैट इज फास्फेट, उसकी बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन ड्रॉप कर देता हूं। आइए दोस्तों, अब जो तीसरा कंपोनेंट बचा हुआ है दैट इज फास्फेट रेडिकल, उसकी बात कर लेते हैं। फास्फेट रेडिकल की बात कर लेते हैं। तो ये फास्फेट रेडिकल कुछ खास नहीं, ये फास्फोरिक एसिड है, ये है H3PO4। अगर इसको आप एक्वस मीडियम में रख दीजिए, क्योंकि बीइंग एसिड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स प्रोटॉन, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, फास्फोरस लाइक दिस OH। और अगर एक्वस मीडियम में है तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो यहां पर आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, लाइक दिस ट्रिपल माइनस, जिसको आप ऐसे लिखते हो PO4 ट्रिपल माइनस। तो अभी आपके पास क्या मिल गया, आपने पेंटोज शुगर देखा, नाइट्रोजनस बेस देखा और ये फॉस्फेट देखा। ये तीनों मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। गॉट इट? अब आइए हम लोग एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ करते हैं, जिससे
हर एक कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हमको देखना है, तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे उसका कंपोनेंट पहला, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब चलिए यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, OH H, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और यहां पर प्रेजेंट है फिफ्थ नंबर कार्बन, लाइक दिस। गॉट इट। अब देखिए, फर्स्ट पोजीशन पर OH और H प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन पे आपको याद होगा अभी इसके पहले का स्ट्रक्चर कि राइबोज शुगर के सेकंड पोजीशन में से अगर ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाए तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, यानी यहां पर H प्रेजेंट है, यहां पर H OH प्रेजेंट है। गॉट इट। अब क्योंकि हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो इस तरफ हम एक फास्फेट बना लेते हैं। ये फास्फेट यानी फास्फोरिक एसिड यहां पर ड्रॉ करेंगे हम लोग। एक OH इस तरफ, एक इधर शो कराएंगे और एक इधर शो कराएंगे। चलिए, एक हम यहां पर नाइट्रोजनस बेस कोई भी ले सकते हैं, सिंपल सा आप ले लीजिए। आपने किसी पिरामिडीन को ले लिया। चलिए, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता है, ये पिरामिडीन का स्ट्रक्चर है। ओके। अब जब ये तीनों कंपोनेंट, यानी ये इतना फास्फेट, ये इतना पेंटोज शुगर, बेसिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये कोई नाइट्रोजनस बेस, ये है कोई नाइट्रोजनस बेस। चलो हम मान लेते हैं ये पिरामिडीन है, ये शुगर है और ये फास्फेट है। अब ये आपस में जुड़ते कैसे हैं जिससे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये देखना है हमें। अब आप यहां पर आइए, फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर के का जो पहला कार्बन है इस पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ नाइट्रोजनस बेस रिएक्ट करता है। मैं इसको ऐसे इनसर्कल कर देता हूं। ओके। अब आइए, फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है। दोबारा सुनिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन of deoxyribose sugar react with first position nitrogen of pyrimidine. Got it? In this case, and the hydroxyl group present on fifth carbon of deoxyribose sugar react with the hydroxyl group of phosphate. अब इस तरह से आप जो इनसर्किल किया है मैंने, यहां से यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो आपके पास अब बचा क्या है? यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बचा। OH यहां से निकल गया, वाटर यहां से निकल गया, तो आपके पास ये बचा फास्फेट O प्लस मतलब CH2, और यहां पर H था पहले, यहां पर OH था, ये वाटर निकल गया, तो ये सीधा बॉन्ड यहां से अटैच हो गया। तो इस बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये बन रहा है यहां पर कि नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन से अटैच होता है? तो आंसर
विल बी 1, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट पोजीशन के कार्बन से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। किस मतलब ये डीऑक्सीराइबो शुगर के किस कार्बन से अटैच होता है फास्फेट? तो आंसर क्या होगा? 5th कार्बन। अच्छा, ये मैंने आपको जो बॉन्ड बताया है कि द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन ये कौन सा बॉन्ड है? आप में से बहुत लोग कहेंगे ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डाई जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपल इसको कोवैलेंट बॉन्ड अभी बोलोगे। कौन सा बॉन्ड बोलोगे आप लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलोगे। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिखें तो ये देखिए, मैं एक दोबारा शुगर बना रहा हूं, डीऑक्सीराइबो शुगर। यहां पर ऐसे हम नाइट्रोजन बेस जोड़ दे रहे हैं। चलिए हम कोई भी जोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए एडेनिन जोड़ दे रहे हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर कार्बन है CH2O-P। कभी भी भूल कर भी इस P को डायरेक्टली यहां से मत अटैच कराइएगा, क्योंकि इसका ये मतलब हो जाएगा कि फास्फेट 4th नंबर के कार्बन से अटैच है, जबकि किस नंबर के कार्बन से अटैच होता है? 5th। तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब और इजी वे में इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे बना लीजिए, यहां पर कोई भी नाइट्रोजन बेस जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन और ये फास्फेट। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर न्यूक्लियोटाइड ऐसे बन रहा है तो आप के पास कितने न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर पिरामिडीन लगाया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक तो एडेनिन लगा लिया तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर यहाँ पर ग्वानिन लगा दिया तो भी एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर यहाँ पर साइटोसिन लगा दिया या फिर यूरेसिल लगा दिया तो भी न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन डीएनए के केस में यूरेसिल तो प्रेजेंट नहीं होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये वाले न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, यानी 4 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे किसके? डीएनए के। अब एक तो मैंने ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाया है और बताया क्या शुरू में कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब हम 3 या 4, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पर और सब कुछ समझेंगे। एक बार मैं स्क्रीन दोबारा रब कर देता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ना सीखा है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना सीखेंगे। तो आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, आप कॉपी पेन लेकर के आप भी शुरू करिए। मैं कुछ न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पर ही नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन बेस लगा देता हूँ, दैट इज एडेनिन। ठीक, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पर H प्रेजेंट होगा। थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर H प्रेजेंट होगा और OH प्रेजेंट होगा। आपको याद आ रहा होगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर CH2O-P। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो इसके पहले हमने ड्रॉ किया। एक्चुअली कौन सा न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन है। चलिए एक और बना लेते हैं। चलिए यहां पर हमने ग्वानिन ले लिया, H। थर्ड पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बना रहे हों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। H, OH,
यहाँ पर होगा CH2OP। एक और बना लेते हैं। चलिए, हमने साइटोसिन ले लिया। थर्ड पोजीशन को दोबारा रिप्रेजेंटेट करेंगे यहाँ पर HOH और यहाँ पर CH2O&P। ये 3 न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं और इन तीनों को जोड़ करके हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकते हैं। यहाँ पर 3 जुड़ा हुआ है, आप हजारों जोड़ सकते हैं, मिलियंस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को लिया है। अभी जो सेकंड पोजीशन है इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉस्फेट रेडिकल को का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। ये यहाँ पर है, एक OH इसके साथ चला गया था, एक OH ऐसे शो करा दो, एक OH यहाँ पर शो करा दो। सिमिलरली आई थिंक आप समझ रहे होगे कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। यही तो ड्रॉ किया मैंने, फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक बात ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। हर न्यूक्लियोटाइड अपने से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। दोबारा सुनिए, कोई भी न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट फास्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने से ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। यहां से वाटर इलिमिनेट होगा, सिमिलरली यहां से वाटर इलिमिनेट होगा। अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या बना? नाउ वी हैव this structure, now we have this structure। कोई भी न्यूक्लियोटाइड के किसी भी न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने से ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर आपको सामने आया। अब आप देखिए जो आपने यहां पर बॉन्ड देखा है, दिस वन, ये यानी मैं इसको अगर यहां बाहर निकालूं तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा। ये देखिए, ये है एक्चुअली फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फास्फेट जुड़ा होता है, जबकि अगर हम न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं तो वहां पर हमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। अब चलिए मैं इसको और सिंपल करके बनाता हूं। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं यहां पर। चलिए यहां पर हमने एडेनिन जोड़ दिया, ये फॉस्फेट, ओके। दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, यहां पर हमने गुआनिन जोड़ दिया, ये फॉस्फेट। तीसरा लेते हैं, साइटोसिन यहाँ पर है एज ए नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर फॉस्फेट। एक और न्यूक्लियोटाइड लेते हैं जिसमें थाइमीन प्रेजेंट है,
ये फॉस्फेट। ओके, अब यहां पर आप देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पर प्रेजेंट फॉस्फेट से रिलेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने से प्रेजेंट 3rd से अटैच होगा ना, तो एक तो यहां से अटैचमेंट है ही, और ये अटैच होगा 3rd पोजीशन पे। दिस वन, मैं अगर यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन लगा दूं और यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन लगा दूं, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये 3rd पोजीशन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और तो अब यहाँ पर देखिए कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब आपको पता है कि डीएनए जो आपने पढ़ रखा है, जो वाटसन एंड क्रिक ने, विल्किंस ने और रोजालिन तो ये एक आपने जो अभी देखा, ये जो आप देख रहे हो, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड है। आप 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, लाख ले सकते हो, और उनको जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, आपने पढ़ा देख रखा होगा कि इस तरीके से लिखा होता है 5 प्राइम एंड, और इधर लिखा होता है 3 प्राइम एंड। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने का। आप यहाँ पर नंबरिंग दोबारा देखिए, 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th। आप इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कौन सा 5 एंड है, प्राइम एंड है, कौन सा 3 प्राइम एंड है। तो आप इस पे ये करिए कि सबसे शुरुआत वाले न्यूक्लियोटाइड को लीजिए, चाहे इधर से लीजिए, आपको नजर आएगा क्या इसका 5th नंबर पर प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप किसी के साथ अटैच है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है 5th कार्बन पर, दैट्स व्हाई ये 3 प्राइम एंड नहीं, ये कौन सा होगा? 5 प्राइम एंड होगा। अब टर्मिनल पे आइए, यहां पर देखिए 1 2 3 पर, यहां पर आपको याद होगा स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबो शुगर का कि 3rd पोजीशन पर यहां पर OH प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5th पोजीशन पर प्रेजेंट फॉस्फेट क्या यहां पर फ्री नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये 5 प्राइम नहीं होगा, ये 3 प्राइम होगा। और आपने पढ़ रखा है कि जो डीएनए आप देखते हो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। यानी इस डीएनए में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। अगर मैंने ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रखा है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में दूसरा एक चेन होगा जो कि इसके एंटी पैरेलल होगा। यानी ये 5 प्राइम इधर फ्री है, तो इधर कौन सा पोजीशन फ्री होगा? 3rd पोजीशन फ्री होगा। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको एंटी पैरेलल बनाना है तो हमें तो उल्टा बनाना पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को। ये राइबो शुगर का ये 5th पोजीशन हो गया, ये 1st पोजीशन हो गया। सिमिलरली अभी इस बॉक्स में मैं फिल नहीं कर रहा हूं नाइट्रोजन बेस, लेकिन ये 5th कार्बन, यहां पर फॉस्फेट अटैच है, ये 1st कार्बन है जहां से नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ये 5th कार्बन है, ये 1st कार्बन है।
ये फिफ्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी थर्ड पोजीशन पर यहां पर क्या रहा होगा, इधर H रहा होगा और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा होगा। तो ये OH यहाँ पर 3 पर फ्री है, और लेकिन यहाँ पर आप काउंट करें अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये जो फॉस्फेट है इसके तीसरे के साथ भी अटैच होगा, और जिसको आप बोलते हो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यही ना बोला था आपने, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से हम इसको 3 प्राइम एंड क्यों मानेंगे, वो इसलिए मानेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड में तीसरा कार्बन जो है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, बट फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट फॉस्फेट अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से अटैच है, यानी फ्री एंड क्या है यहाँ पर 3 प्राइम है, दैट्स वाई 3 प्राइम। नीचे आइए, यहाँ पर तीसरा जो कार्बन है, तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस फॉस्फेट के साथ अटैच है, लेकिन फिफ्थ कार्बन यहाँ पर फ्री है। तो ये जो एंड हो गया, दिस इज 5 प्राइम एंड। अब देखिए यहां पर आपने कोई भी न्यूक्लियोटाइड जब आप न्यूक्लियोटाइड यहां पर हम लोग बना रहे थे, तो यहां पर हमने कोई भी नाइट्रोजनस बेस रख दिया था, लेकिन इस केस में हम अपने आप नहीं लिख सकते। यहां पर आता है चारगाफ का रूल, चारगाफ रूल। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग के बारे में बताया था कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर अप होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ और थाइमीन एडेनाइन के साथ। तो और एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जिनको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये जो मैं बार बार कर रहा हूं, 1 बार बनना 2 बार बनना, इसको मैं अभी समझाता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या हैं और क्यों एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बन रहे हैं। तो पहले हम, क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट्स व्हाई इनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। यानी एक चीज क्लियर है कि दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। एडेनिन और थाइमीन के बीच में या थाइमीन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है? तो आप सिंपली ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। जब हाइड्रोजन के सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आते हैं, तो इनके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। और न्यूक्लियोटाइड के केस में जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं, राइबो शुगर है, फास्फेट है, इन सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो जब एडेनिन और थाइमीन की हम बात करते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो एडेनिन और थाइमीन इस न्यूक्लियोटाइड के कंडीशन में, इस न्यूक्लियोटाइड के पेयर अप की कंडीशन में एडेनिन और थाइमीन 2 बार आमने सामने, एडेनिन और थाइमीन 2 बार नहीं, एडेनिन और थाइमीन के सामने कट। अब आपके पास हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बार हो रही है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, समझने वाली बात है। आपको पता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? जब हाइड्रोजन के सामने कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो आपस में इनमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ऐसे केस में, इन दिस केस थाइमीन और एडेनिन, यहां पर हाइड्रोजन के सामने 2 बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से दोनों 2 बार आमने सामने आते होंगे, दैट्स वाई 2 बार यहां पर क्या बन जाता है,
दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इन द केस ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन, अगर इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो इन द केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन, हाइड्रोजन के सामने 3 बार नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से या दोनों आते होंगे, दैट्स वाई वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता होगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग आपको नजर आती है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो एंटी पैरेलल है, जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। दिस वन और ये न्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो यहाँ पर मैं डार्क करता जा रहा हूं दिस इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये तो बात हो गई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने की। आइए बात कर लेते हैं कि उन साइंटिस्ट की जिन्होंने इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। आपने नाम जरूर सुन रखा होगा, आपने वाटसन का नाम सुन रखा होगा, आपने क्रिक का नाम सुन रखा होगा, विल्किंस का नाम सुन रखा होगा, रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो डीएनए हेलिक्स है उसका सबसे पहली बार एक पिक्चर दिया था। तो आप देखेंगे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनता है। ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ऐसे इधर 3 प्राइम एंड और ये इधर 5 प्राइम एंड। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये एज इट इज सिंपल सा नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, इनके नाते ये मॉलिक्यूल में ट्विस्टिंग आ जाती है, थोड़ा सा टॉर्सन डेवलप हो जाता है, ऐंठन डेवलप हो जाती है, जिससे एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं यहाँ पर। यही है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये जो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल मैंने बनाया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये सिंपल ऐसा नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, दिस मॉलिक्यूल गेट ट्विस्टेड एंड अपीयर लाइक दिस। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक धसाव सा नजर आ रहा है, इनवेजिनेशन सा, जो यहां पर थोड़ा सा है, लेकिन यहां पर ये धसाव ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइनर ग्रूव, और इसको हम लोग बोल देते हैं मेजर ग्रूव। दो देखिए सक्सेसिव इस तरह से मिलेंगे, माइनर मेजर देन अगेन माइनर देन मेजर। तो दो माइनर ग्रुप के बीच में या दो मेजर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए यहां से मान लेते हैं कि ये माइनर ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ कहीं एक दूसरा माइनर ग्रुप होगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्न। क्या बोलते हैं? टर्न और पिच। क्या बोलते हैं? टर्न और पिच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे आपस में। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपस में ये देखिए नाइट्रोजनस बेस हैं, जो डॉट्स वाले हैं नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे जुड़े होंगे। और आप देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, मीन्स लाइक दिस। ये भी नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होगा, लैडर लाइक होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। बीच में H बॉन्ड प्रेजेंट है।
ये नाइट्रोजनस बेस हैं। मैंने कहा कि जब हेलिकल मॉडल देखते हैं डीएनए का तो यहाँ पर एक जो माइनर ग्रुप नजर आता है, फिर मेजर ग्रुप, देन अगेन माइनर, मेजर, इस तरह से सक्सेसिव टॉर्सन के नाते सक्सेसिव ग्रुप नजर आते हैं। तो दो माइनर या दो मेजर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक टर्न या पिच। और आप यहां भी देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड आपको जो बेस पेयर प्रेजेंट है, एक्चुअली देखिए ये दोनों इस तरह से अटैच हैं। तो एक नाइट्रोजन बेस तो है नहीं, यहाँ पर दोनों अटैच हैं, तो इसको हम नाम यहाँ पर दिया जाता है बेस पेयर। बेस पेयर बोलते हैं या फिर इसको ऐसे शॉर्ट में बीपी बोल देते हैं। तो जो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है थ्रू आउट लेंथ। हालांकि हमें नजर अलग से आ रहा है क्योंकि ये 3 डायमेंशनली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, तो हमें सही से नजर नहीं आ रहा है, बट जो डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज इक्वल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए। और जो ये डीएनए स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये दो माइनर ग्रुप या दो मेजर ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक टर्न या एक पिच बोलते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होती है। एंगस्ट्रॉम में इसको अगर हम चेंज करें, छोड़िए इसको, मैंने बताया कि ये जो माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप, दो माइनर ग्रुप या दो मेजर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस कवर अप होती है वो एक टर्न या एक पिच होती है जो 3.4 नैनोमीटर की होती है। एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर अगर एक टर्न में यहां से लेके यहां तक 10 बेस पेयर प्रेजेंट है और टोटल टर्न है 3.4 नैनोमीटर, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तो ऑब्वियस सी बात है 3.4 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होगी। यानी हर बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, ये देखिए ये पूरी एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर गया है 360 डिग्री, और हमारे पास कितने बेस पेयर हैं एक टर्न में? 10। तो अगर हम ये निकालना चाहें एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर, तो टोटल एंगल कितनी है? 360 डिग्री। कितना अपने पास है एक टर्न में बेस पेयर? 10। तो आंसर 36 डिग्री। तो एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक, विल्किंसन, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था, ये एक्चुअली है बी डीएनए। हालांकि ए डीएनए भी पाया जाता है, जेड डीएनए भी पाया जाता है, ए डीएनए भी पाया जाता है, जेड डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर देना है बी डीएनए को, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है। आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। In next lecture, we will discuss about the differences between A DNA, B DNA and Z DNA. Thank you.